नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस 2020 का जो पेपर 4 है उसका एनालिसिस लाया जाएगा है इसमें। और आज का पेपर बहुत लड्डू रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। क्या ये वाकई में सच है या नहीं है, इसके बारे में देख लेते हैं वीडियो के अंदर कि कैसे क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन ईजी थे या कन्फ्यूजिंग थे, और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए लोगों ने, कुछ छोड़ा तो नहीं। और इसके पहले हम एक मेंस की कॉपी भी बता देंगे इसमें कि मेंस की कॉपी कैसी होती है, ठीक है। तो ये है मेंस की कॉपी, ठीक है, ऐसी आती है, देख लीजिए। GS4 आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा, फिर इसको अभ्यर्थी द्वारा सावधानीपूर्वक भरा जाता है रोल नंबर, परीक्षा का माध्यम लिखना पड़ता है, ठीक। अंतर्गत ये थोड़े से निर्देश दिए गए होते हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं आराम से। तो ये फिर आपको जैसे 3 मार्कर जैसे लिखने होते हैं, जैसे 20 क्वेश्चन 3 मार्कर क्या है, तो देखिए 3 लाइन दी गई है यहाँ पर, 1 2 3, ये 3 लाइन में ही आपको 3 मार्कर लिखने होते हैं। 3 मार्कर देखने के बाद अपन आगे देख लेते हैं, क्योंकि सभी ऐसे ही लिखे जाएंगे 3 3 लाइन में, ठीक। उसके बाद आपको जो 5 मार्कर मिलेगा, ठीक है, 5 6 शब्दों का, उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक। इसमें आपको लगभग 11 लाइन के आसपास मिल जाती है, देख लेते हैं कितनी लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 लाइन है। तो 9 लाइन में आपको डिफाइन करना पड़ेगा अच्छे से जो भी चीज़ है। इसके बाद देखते हैं कि सबसे बड़ा जो आंसर होगा, दीर्घोत्तरी जो प्रश्न होता है, उसमें कितनी लाइन होती है और कितने पेज होते हैं, ठीक है। तो उसमें लगभग देखिए ये 3.1 जो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें एक पेज पूरा मिल रहा है यहाँ पर, एक पेज ये, दूसरा पेज ये कंटिन्यू जारी लिखा हुआ है, दूसरा पेज दो, ठीक। तो 2 पेज आपको मिलेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा आराम से, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। इसके बाद तो आज का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि क्या रहा है आज का। कि पहला क्वेश्चन है, जैन मतानुसार अनंत चतुष्टय क्या होता है, उसके बारे में बताना था 3 मार्कर में। सेकंड है कि बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक क्या होता है, सबको पता है, ठीक है। कबीर के अनुसार गुरु महिमा का वर्णन करना था। नेक्स्ट है कि सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है, सद्गुण की व्याख्या करना था 3 लाइन में। नेक्स्ट है कि अद्वैत वेदांत की व्याख्या करना है, जो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है उसके बारे में बताना था। संतुलन संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, इसके बारे में। नेक्स्ट है कि रूढ़ी युक्तियों से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरियोटाइप्स, ठीक। नेक्स्ट है कि सहायतापरक व्यवहार की विशेषता का उल्लेख करना था, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर। लोक सेवक की आधारभूत योग्यताएं क्या हैं, ठीक है। अभी तक तो क्वेश्चन पेपर ठीक ही है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में पूछा गया। शासन में नैतिक तत्व की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में पूछा गया। अखंडता के क्या गुण होते हैं, ये पूछा गया। जवाबदेही का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। 3 मार्कर में तो कोई समस्या नहीं, भी लिख दिया होगा, अच्छे से लिखा होगा। देखिए 3 मार्कर में एथिक्स के पेपर में खासकर अगर आपको थिंकर के साथ किसी थिंकर या किसी राइटर का नाम लिखेंगे और उसके अनुसार अगर आप कोई डेफिनेशन देते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ठीक है। शासन में उच्च मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में बताना है। सार्वजनिक कर्मियों की नैतिक दुविधा क्या होती है। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों को कौन सी भारतीय पुस्तक संदर्भित करती है और पुस्तक के लेखक कौन है, पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि सीबीआई के बारे में पूछा गया कि सीबीआई के 3 प्रमुख विभागों के नाम लिखना था। भारत में वॉचडॉग के रूप में किसे जाना जाता है, अब इसका पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है। एक तो केक भी हो सकता है, ठीक है, सीबीसी भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आप लोग आंसर बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एथिक्स का पेपर है, तो एथिक्स में आपको भ्रष्टाचार भी आता है। और भ्रष्टाचार कब हो रहा है, जब फाइनेंस संबंधित दिक्कत हो रही हो, फाइनेंस हो जहाँ पर, वहीं पे आता है। और केक जो है वो फाइनेंस संबंधित मामले संभालता है और भ्रष्टाचार के मामले सीबीसी संभालता है। तो दोनों में से कोई एक अगर लिख देते तो मुझे लगता है कि वो सही होना चाहिए। इसके इसके बारे में अगर आप लोगों का अलग अलग मत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम बार केंद्रीय स्तर पर लोकपाल स्थापित करने का प्रस्ताव किसने रखा था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 क्या है, उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब ये 50 वर्ड्स के 5 6 लाइन में लिखना था, अभी आपको जो कॉपी बताई उसमें लिखना था, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, ठीक। अरस्तु के आकार एवं द्रव्य सिद्धांत की विवेचना करना था। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करना था, जो कि यूनिवर्सल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पूर्वाग्रह और विभेदीकरण में क्या अंतर होता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है कि अभिक्षमता परीक्षण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, अभिक्षमता मापन के लाभों को समझाना है। नेक्स्ट है कि सत्यनिष्ठा की जरूरत क्यों होती है, पारदर्शिता के परिणाम क्या होते हैं, भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या है, ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ करप्शन। नेक्स्ट है कि लोकसभा में पारदर्शिता कैसे बनाई जा सकती है, उसके बारे में बताना था। अब ये देख लेते हैं इसके बाद कि जो प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है, दीर्घोत्तरी प्रश्न 200 शब्दों में लिखना था, 4 दीर्घोत्तरी प्रश्न है, ठीक है। तो आपको बताया कि 4 दीर्घ मतलब जो एक दीर्घोत्तरी प्रश्न है वो 2 पेज में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको कॉपी दिखाई उसके हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन है कि आचार्य शंकर के अनुसार जगत प्रपंच का विवेचन करना था विस्तृत शब्दों में।
नेक्स्ट है कि अभिवृत्ति या मनोवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है। अभिवृत्ति परिवर्तन के हाइडर और फेस्टिंगर के सिद्धांतों को बताना था। नेक्स्ट है कि सुशासन की प्रमुख विशेषता लिखना था। ठीक, और इस सुशासन के संबंध में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात बोली थी, ठीक है, उसके बारे में भी आप लिख सकते थे। तो प्रधानमंत्री नाम लिखना है, वह नरेंद्र मोदी के हिसाब से नहीं लिख सकते। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, लोकपाल के कार्यों का दायरा क्या है, उसके बारे में पूछा गया। फिर उसके बाद केस स्टडी आ जाती है। केस स्टडी प्रत्येक उत्तर है तो आधा शब्द सीमा कितनी 100 दी गई है और सभी अनिवार्य और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। ठीक है। तो केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाती है, आप लोगों ने सीसेट का पेपर थोड़ा बहुत देखा होगा जिसमें कि डिसीजन मेकिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसी को एनहांस करके थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा उसके जो उस केस स्टडी में निहित गुण है, नैतिक गुण, उसके बारे में आपको बताना होता है और उसको डिस्क्राइब करना होता है कि अंदर एक्चुअली में क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको 2-4 अच्छे वीडियोस देखना चाहिए, जैसे विकास दिव्यकर्ती सर का वीडियो दे सकते हैं आप। ठीक है। या फिर आपको 1-2 बुक ले लेना चाहिए केस स्टडी की, या फिर आप जो अभी हाल ही में जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कोई केस हो जाता है तो उसको आप एज अ SDM या फिर एज अ आप लोग DM रहते हैं, तो उस घटना का अगर आपको सबसे पहले पता चलता है DSP के तौर पर, तो आप वहाँ पर कैसा डिसीजन लेंगे, कैसे सोचेंगे। तो किसी भी घटना के होने पर आप वहाँ पर अपने आप को रख करके सोचिएगा, तो उससे आपकी केस स्टडी अच्छी हो सकती है। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो पहला प्रकरण केस स्टडी काफ़ी बड़ा दिया गया है। NHFS के बारे में बात की जा रही है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण दिया गया है। ठीक है। तो इसमें महिलाओं संबंधित दिया गया है कि जो घरेलू हिंसा उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो इसके संबंधित क्वेश्चन क्या है, इस चलिए केस स्टडी को पढ़ के बता देते, ज़्यादा बड़ा पैरा नहीं है तो पढ़ के भी बता देते। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित जागरूकता अभियान महिलाएं घरेलू हिंसा से कैसे बचे से जुड़ी महिला एक्टिविस्ट है। ठीक है। अपन क्या है, महिला एक्टिविस्ट है। समाज में लैंगिक हिंसा बहुत संवेदनशील मुद्दा है, सही बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी NFHS की रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष की आयु के बाद हर तीसरी महिलाओं ने देश में विभिन्न रूपों में घरेलू हिंसा का सामना किया है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 15 साल की उम्र से 27% महिलाओं ने शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है। ये डाटा जो लिया गया है इसे थोड़ा सा आप अंडरलाइन करते रहे उसी समय जब पढ़ रहे हैं। ठीक, फिर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था, ये भी आपको पता है, जिसमें घरेलू हिंसा को स्पष्ट परिभाषित किया है क्या कि जो बहुत व्यापक है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, यौन और आर्थिक हिंसा ये सभी प्रकार है, ठीक है, शामिल है। लेकिन घरेलू हिंसा को रोकने की लाचारी इस बात में निहित है कि भारतीय महिला आश्चर्यजनक रूप से घरेलू हिंसा का समर्थन करती दिखती है। ठीक, इसके पीछे बहुत सारी उनकी मजबूरियां भी हो सकती है। घरेलू हिंसा के सुकृति का मुख्य कारण अशिक्षा है। ठीक है, अशिक्षा भी है, जागरूकता का अभाव भी है। भारत में गरीबी, गैर बराबरी, हिंसा और अशिक्षा का वातावरण महिला हिंसा के ग्राफ को बढ़ाता है, जो कि बहुत सही बात है। कोविड-19 संकट के दौरान तो घरेलू हिंसा की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जैसे कि रिपोर्ट आई थी, और ये रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है कि इस जो लॉकडाउन में सर्वाधिक अगर हिंसा बढ़ी है तो वो घरेलू हिंसा के मामले बढ़े थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्यों बढ़े थे। आप इस जागरूकता अभियान के तहत घरेलू हिंसा उन्मूलन अधिनियम 2005 के बारे में महिलाओं को कैसे जागरूक करेंगे, आपकी प्राथमिकता में क्या क्या होगा उसके बारे में बताना है आपको। तो अब यहाँ क्वेश्चन दिए गए कि घरेलू हिंसा को स्पष्ट कीजिए, तो घरेलू हिंसा के बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत आप डिफाइन कर देते, ठीक है, और उसके बारे में बता सकते थे। अब जैसे ये क्या है कि 4 नंबर का है तो 1 पेज में लिखना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ स्पष्ट कीजिए, मैं सिर्फ डेफिनेशन लिख दिया और छोड़ दिया। तो डेफिनेशन के बारे में बताइए, फिर उसके थोड़े प्रकार बता देते कि भाई लैंगिक होती है, मानसिक होती है, शारीरिक होती है, आर्थिक होती है, इस टाइप का बता दीजिए, और एक जो एग्जाम्पल दे सकते हैं उसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके जो सरकार के द्वारा प्रयास किए गए वो बता सकते हैं, ठीक, और उसमें जो कमियां वो बता सकते हैं। जैसे कि वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर एक अच्छा प्रयास है, लेकिन क्या होता है कि इसकी जो पहुंच है बहुत कम है, जो मतलब जिला स्तर पर है, ग्रामीण स्तर पर नहीं होना एक इसकी मतलब कमी है, तो उसको आप सुझाव के तौर पर बता सकते हैं। ऐसा आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर। तो ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा में महिला हिंसा का संबंध क्या है। शिक्षा से महिला हिंसा का संबंध क्या है इसके बारे में बताना है। जब तक महिला शिक्षित ही नहीं होगी, उसको अपने कानून और अधिकारी नहीं पता होंगे, ठीक है, कि भाई ऐसा अगर पति के द्वारा किया जा रहा है तो एक हिंसा है, यही नहीं पता होगा, तो वो उसको सहस्र स्वीकार कर लेगी और ये मान के बैठेगी कि चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, मेरी गलती रही होगी, इस वजह से इनने मुझे मारा है। ठीक है, गलती की है, लेकिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से सब सॉर्ट आउट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी प्रकार की हिंसा करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको समझाना था। नेक्स्ट है कि समाज में महिला हिंसा के समाधान सुझाना था, ठीक है। इसको बता सकते हैं समाज में महिला हिंसा के समाधान कैसे सुझाएंगे आप, कि भाई विभिन्न पोर्टल बना सकते हैं। क्या होता है कि महिलाएं अपने घर परिवार को नहीं बताती है,
क्योंकि उनको डर लगता है कि एक सामाजिक जो दबाव होता है उनके ऊपर, इस वजह से वो बताती नहीं है। तो किसी पोर्टल पर जा करके अपनी व्यथा बता सकती है, अपनी पीड़ा बता सकती है, और जो विभिन्न अधिकारी होते हैं या फिर टोल फ्री नंबर होता है उस पर बात की जा सकती है। कई बार जो टोल फ्री नंबर होता है वो दिए तो गए होते हैं लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं करते अच्छे से, इसके लिए अलग से थाने बनाए जा सकते हैं, जैसे महिला थाना की जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2013 से। इस टाइप के बहुत सारे समाधान आप सुझा सकते हैं, ठीक। और विभिन्न जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। विभिन्न इस टाइप के जो लोग हैं जो सामाजिक रूप से कार्य करते हैं अच्छा, और उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बना करके एक महिलाओं में जागरूकता बढ़ा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का, इसके बारे में बताना था, जो कि अब इसमें डिफाइन कर दिया, तो आप आराम से बता सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान महिला हिंसा का ग्राफ क्यों बढ़ा उसके बारे में बताना है कि भाई लॉकडाउन में क्या लोगों का रोजगार चला गया, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों ने अवैध शराब का जो काम हो रहा था वो प्रचंड रूप से बढ़ चला, ठीक है। लोग दारू पी करके हिंसा करने लगे क्योंकि उनके पास काम नहीं था, हाथ में पैसा नहीं था, तो वो क्या करते थे, अपना जो गुस्सा था या किसी प्रकार का डिप्रेशन था तो वो किसी के ऊपर उतारते थे। जो कमज़ोर होगा व्यक्ति उसी के ऊपर ये सब चीज़ें उतारी जाती है। तो कमज़ोर कौन होता है, वैसे तो कमज़ोर नहीं होते लेकिन उसको कमज़ोर समझा जाता है, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो उसमें जैसे महिलाओं और बच्चों को अक्सर देखा जाता है कि वो जो हस्बैंड है उसके द्वारा हिंसा की जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा समझदार लोग होने चाहिए, ऐसी हरकतें नहीं की जाए। तो इसके बहुत सारे कारण रहे हैं, ठीक है। और बीमार भी पड़ जाना, कई लोग अपने घर परिवार के जो प्रिय गण थे उनको खो दिया उन लोगों ने, कई लोगों ने, तो इस वजह से कारण था। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकरण दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रकरण अगर बड़ा तो नहीं है, इसको भी पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट प्रकरण है, सेकेंड स्टडी देख लेते हैं, ठीक। कि बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया को समझाने के लिए आपको एक गैर सरकारी संगठन ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रखा है। किसने रखा है? सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रखा है। गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ ने कानूनी प्रक्रिया को समझाने के लिए बोला गया, बच्चों को गोद लेने के लिए। आपको किसी बच्चे को गोद लेने की संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया का समझाना है। गोद लेने और निर्णय लेने की यह प्रक्रिया लंबी और जटिल है, ठीक है, क्योंकि भावी माता पिता को कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। भारत में किशोर न्याय बोर्ड किसी बच्चे को गोद में दे सकता है जो अदालत के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक। नेक्स्ट है कि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 गावा के तहत गोद लेने की प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था कारा, भारत में गोद लेने वाले प्राथमिक वैधानिक निकाय इसका, ठीक है। कारा इसका प्राथमिक वैधानिक निकाय है। इस प्रक्रिया में देश और अंतर्देशीय गोद लेने की दोनों व्यवस्थाएं शामिल है, मतलब कि कोई विदेशी आकर के ले सकता है, अपने आप बच्चा एडॉप्ट कर सकता है, ठीक। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक होता है, जिसमें सबसे पहले चरण पंजीकरण कराना है, ठीक। केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था कारा के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल पर आवश्यक सूचनाएं देनी होती है। भावी माता पिता को गोद लेने की वरीयताओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज देना आवश्यक है, जिसमें कि जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न, चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि सभी शामिल है। अब ये औपचारिकता पूरी होने के बाद भावी दत्तक माता पिता को एक पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है। इसके बाद दूसरा चरण गृह अध्ययन का है, जिसके तहत भावी माता पिता का भौतिक सत्यापन उनके घर पर जाकर के किया जाता है, ठीक। इसका नेक्स्ट है कि तीसरा चरण में क्या होता है, बच्चे माता पिता के समुचित मिलान होता है, जिसमें बच्चे के विकास के अनुकूल माहौल को प्राथमिकता दी जाती है। चौथा है कि महत्वपूर्ण चरण जो कि न्यायालय की संपूर्ण प्रक्रिया के नियमों का अनुपालन, जिसके तहत भावी माता पिता को बच्चा सौंपा जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चन मिलते हैं देख लेते हैं। और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि जो अभी इटली स्पेन के जो लोग हैं जो यहाँ पे बच्चा गोद लेते हैं, वो बच्चा गोद लेने के बाद उसे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। वो अपना मतलब उसका यूज़ करने के हिसाब से लेते हैं। तो ऐसी अभी रिपोर्ट निकल के आई थी, आपने देखा होगा तो, पढ़ी होगी न्यूज़ तो उसके बारे में, तो लिख सकते हैं। तो उसको एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि 3-4 दिन के पहले की खबर है। भारत में बच्चा गोद लेने की पात्रता की आवश्यक शर्तें क्या अभी बता दिया गया, उसके बारे में लिख सकते हैं आप। बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, ये चरण बता सकते हैं 4। भारत के कानून के तहत किन बच्चों को गोद लिया जा सकता है, किन बच्चों को लिया जा सकता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। और फिर उसके बाद भारतीय कानून के तहत बच्चों को कौन गोद ले सकता है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, स्पष्ट कीजिए क्यों जटिल है, इसके बारे में बताया गया कि अलग अलग चरण है, अलग अलग संस्थाएं है, और न्यायपालिका का भी उसमें मामला होता है, हस्तक्षेप होता है, ठीक है। और किसी को भी, और उसमें देसी अंतर्देशी वाला जो कानून होता है वो भी उसमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये पेपर 4 था, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत आसान पेपर था, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो आप इसमें। लगभग मुझे लगता है कि 130 से 145 150 तक तो इंसान आराम से नंबर ला सकता था इस पेपर में, ठीक। तो आप लोगों को कैसा पेपर गया है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि पेपर अच्छा गया है।
पेपर 5 और पेपर 6 का भी अपन उसके बाद रिव्यू देख लेंगे, ठीक है। और जिन लोगों का पेपर नहीं था उन लोग को इसका पेपर के माध्यम से पता चल गया कि भविष्य में पेपर कैसा होता है, एथिक्स का कॉपी कैसी रहती है, लिखना क्या होता है, क्या नहीं लिखना होता है, केस स्टडी के बारे में थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की गई मेरे के द्वारा। और अगर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।